everybody, I am Dr. Devyani and you are watching Epistasis। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे, दैट इज फोटोसिंथेसिस ऑफ हायर प्लांट्स। ओके, नाउ ये जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे एंड फिर नीट में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से लास्ट 32 ईयर्स में आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सो ये भी पार्ट बाय पार्ट ये क्विक रिवीजन की वीडियो चलेगी। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। सो without wasting much time, let's get into the video. So photosynthesis in higher plants. So जो भी higher plants है, mainly जो भी plants green plants हैं, that means they are autotrophs. So what do you mean by autotrophs? That means green plants make their own food. ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होगा, वाई? बिकॉज दे आर ग्रीन एंड दे हैव क्लोरोफिल pigment in it. Okay, and heterotrophs all other organisms that depend upon the green plants. Now photosynthesis is a major source of food in the whole biosphere. Why? Because ये autotrophs ही सोलर एनर्जी को फूड में कन्वर्ट करते हैं एंड ये फूड ही हार्बीवोरस जो भी एनिमल्स हैं वो खाते हैं एंड उससे भी वो नेक्स्ट कंज्यूमर्स में जाते हैं एंड दैट्स द फूड चेन विल गो ऑन। सो दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस सारे ही जो बायोस्फीयर में एनर्जी है, फूड एनर्जी है, उसका मेन सोर्स है। सो दैट्स वाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ हायर प्लांट्स। ओके, सो what is photosynthesis? It is a physico-chemical process by which green plants use light energy to drive the synthesis of organic compound. So light energy बहुत ही important है जिसको हम food में convert करते हैं, right? So organic compounds and the food is glucose and इसको starch के form में store करके रखते हैं plants, right? So it is the primary source of food. जो भी बायोस्फीयर में फूड है ये फोटोसिंथेसिस उसका प्राइमरी सोर्स है। नंबर 2, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर। दैट्स वाई अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो पूरा सिस्टम ही नहीं चलेगा, कोई भी बायोस्फीयर रहेगा ही नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। अगेन इट इज द सोर्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एटमोस्फेयर में जितना कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मेन सोर्स है ग्रीन प्लांट्स, राइट? सो ये ऑक्सीजन एंड फूड की सप्लाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ना फोटोसिंथेसिस में कौन से मेन 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है? नंबर 1 इज क्लोरोफिल द पिगमेंट, number 2 is light energy and number 3 is carbon dioxide. Okay, so these 3 ingredients are very very important for photosynthesis. So ये दो simple experiment के through light and carbon dioxide important है, ये दिखाया गया आप लोगों के NCERT बुक में, जहाँ पे हम एक सेटअप फॉर्म करते हैं जहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड रखते हैं, तो एक टेस्ट ट्यूब में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखते हैं। सो कोई भी उस सिस्टम में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है KOH में वो अब्सॉर्ब हो जाएगा एंड फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ओके, सो 2 लीफ हम लेंगे जिसमें एक को हमने ढक दिया है ताकि उसमें लाइट ना पहुंचे, तो उसमें स्टार्च फोटोसिंथेसिस नहीं होगी एंड उस पोर्शन में स्टार्च फॉर्म नहीं होगा। सो दिस इज वन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर CO2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक टेस्ट ट्यूब हम वो सिस्टम के अंदर रखेंगे ताकि सारा कार्बन डाइऑक्साइड KOH में डिसॉल्व हो जाए। सो विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस नहीं होगा एंड अगेन देयर इज कोई भी स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगी, राइट? सो दिस इज द 2 सिंपल एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट कम टू द अर्ली एक्सपेरिमेंट। सो ये सारे जो इस साइंटिस्ट के नाम है, ये धीरे धीरे कौन से इंग्रेडिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड फुल जो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस को इसको डिस्कवर किया था, राइट? सो फर्स्ट कम द प्रिस्ले इन 1770। सो ये तब की बात है जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की डिस्कवरी हो रही थी। तो एक सेटअप लिया था जिसमें एक क्लोज्ड ग्लास जार है जिसके अंदर एक एनिमल, सपोज माउस है एंड एक ग्रीन प्लांट्स है और एंड एक कैंडल जल रहा है। सो पहले हम प्लांट को वहां नहीं रखे थे, पहले एक कैंडल जलाया और उसको एक क्लोज ग्लास सिस्टम है, ग्लास जार से उसको बंद कर दिया। तो क्या होगा कि जो भी अंदर कैंडल है वो बहुत जल्दी ही
ही जल जाता है, राइट। सो ये बहुत जल्दी एक्सटिंग्विश हो जाएगा। अगेन अगर उसके अंदर हम एक एनिमल्स को, माउस को रखे तो वो बहुत सफोकेटेड फील करेगा। लेकिन अगर उसके अंदर हम एक ग्रीन प्लांट्स रखे हुए सिस्टम के अंदर तो कैंडल जलने में भी ज्यादा टाइम लगेगी एंड एनिमल भी उतनी जल्दी सफोकेटेड नहीं फील करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल बर्निंग से फाउल फॉर्म होता है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, ये इन कार्बन प्लांट इसको, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। दैट्स वाई कैंडल बहुत देर तक चलेगी एंड एनिमल भी सिर्फ सफोकेटेड नहीं फील करेगा। इससे ये प्रूव होता है कि प्लांट में वो कैपेबिलिटी है ताकि ये जो भी एनिमल से या फिर कैंडल एक्सटिंग्विश से फाउल गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, इसको वो ले सके, टेक अवे कर देता है पूरा सिस्टम से, राइट। नेक्स्ट, इंजन हाउस ने दिखाया था यही सिस्टम को एक बार सनलाइट में रखते हैं तब वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है, लेकिन अगर हम उसको डार्क में रखते हैं तो ये चीज नहीं होगी। सो इससे प्रूव किया कि सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन अनदर एक वो एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक्वाटिक प्लांट्स को लिया था एंड अगर सनलाइट में हम एक्वाटिक प्लांट्स को रखे तो उसमें बबल्स, स्मॉल बबल्स आर फॉर्मिंग, they are nothing but the release of oxygen is mainly observed here, but अगर हम इसको डार्क में रखें तो कोई भी बबल वहां से नहीं निकलेगा। So this is another experiment for presence of the sunlight is very important for photosynthesis. Again Julius von Sachs ने ये फाइनली जो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये इसको डिस्कवर किया था। एंजल मैन ने यही एक लाइट को स्पेक्ट्रम को डिवाइड, स्प्लिट कर दिया था, राइट। सो स्प्लिट करके डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट, अब स्पेक्ट्रम इसका स्प्लिट हो गया है। सो ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट अब जा रही है और इसमें उन्होंने कोई जो भी एक पर्टिकुलर एरोबिक बैक्टीरिया लिया था जो ऑक्सीजन जहां होगी वहीं पे वो ग्रो करेगा। अब ये क्लैडोफोरा जो ग्रो कर रहा है वो वहीं पे ज्यादा ग्रो किया जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है एंड ये मेनली ब्लू एंड रेड स्पेक्ट्रम जहां गिरा है वहीं पे ये इसका ग्रोथ दिखाई दिया। सो फाइनली ये चीज डिस्कवर हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, लाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है एंड ऑक्सीजन इवॉल्व होती है इसमें, राइट। लास्ट कॉर्नेलियस वैन नील ने डिस्कवर किया था कि कोई बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है, ठीक है, लाइक पर्पल ग्रीन सफो बैक्टीरिया। यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई भी H2O के जगह अगर H2S है तो फाइनली सल्फर गैस वो रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नहीं रिलीज होता है। सो इससे ये चीज प्रूव होता है कि जो ऑक्सीजन लिबरेट होता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस इज मेनली कमिंग फ्रॉम दिस H2O, okay, not from carbon dioxide, okay। so ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के शॉर्ट डिटेल्स दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, जिससे फाइनल ये इक्वेशन डिस्कवर हुआ था कि 6CO2 plus 12H2O in the presence of light, 6H2O6 that means glucose form करेगा and 6 molecules of water will be formed and 6 molecules of oxygen will be released, okay। so this is the main equation of photosynthesis and ये एक मल्टी स्टेप प्रोसीडियर है, तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स के बाद फाइनल ये प्रोडक्ट रेडी होता है, राइट। नाउ कम टू द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट थिंग कम्स दैट कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। सो मेनली क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेल है, जो इसी में ही फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है एंड ये बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में रहता है मेसोफिल सेल्स में, ओके। सो मेसोफिल सेल्स में रहता है एंड ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक मेम्ब्रेनस और सेलुलर ऑर्गेनल है, सिस्टम है एंड इसमें ग्राना, स्ट्रोमल एमिली एंड मैट्रिक्स स्ट्रोमा ये सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये डबल लेयर है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन होता है, ओके। इसमें राइबोसोम्स होते हैं, सो दिस डॉट्स आर राइबोसोम्स। ग्रैन्यूल्स होते हैं, स्टार्च ग्रैन्यूल्स होते हैं एंड दीज आर ग्राना,
Okay, so these are again grana, and finally ये sac like structure है जो thylakoid form करते हैं. So these are all grana जो एक के ऊपर एक stack किया हुआ है, and the matrix is called stroma, and each grana is just joined with each other through stroma lamellae. ये जो lines हैं these are stroma lamellae. Stroma lamellae के through सारे ganas एक के साथ दूसरे जुड़े हुए हैं. So these are stroma lamellae, matrix is stroma, and this stack like structure is grana, right? So these are main three important parts of this cellular organelle chloroplast, right? Next come to the reaction. So ये जो टोटल फोटोसिंथेसिस है इसके सारे ये मल्टी स्टेप प्रोसीडियर है. इसमें इसके सारे इक्वेशंस को रिएक्शंस को दो हिस्सों में बांटा हुआ है. नंबर 1 इज लाइट रिएक्शन, नंबर 2 इज डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शंस में ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी होती है एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH होता है, एंड इसके लिए लाइट डायरेक्टली जरूरत है. ओके, सो दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली dependent upon light, so that's why it is called light reactions. इसमें ये photochemical reactions होते हैं इसमें. एंड डार्क रिएक्शंस में डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें लाइट रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट हैं लाइक ATP एंड NADPH इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है डार्क रिएक्शंस के लिए, जिसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है एंड फाइनली शुगर फॉर्म होता है in the form of starch, right? So all the reactions are divided into these two portions, light reaction and dark reaction. Now कहाँ पे होता है इसके लिए और एक important thing is types of pigment. So chloroplast के अंदर 4 different types of pigments रहते हैं, chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll and carotenoids, जिसमें chlorophyll E और chlorophyll A and B में ही सबसे ज्यादा photosynthesis ये कर सकते हैं. So these two pigments are very important. Mainly chlorophyll A is the most important pigment for photosynthesis, right? Now come to the light reaction. So light reactions में कुछ events होते हैं and these events are like light absorption होगी, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, नंबर 3 ऑक्सीजन रिलीज होगा, एंड नंबर 4 फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स लाइक ATP एंड NADPH होगा. सो दीज 4 आर मोर इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, राइट? सो लाइट रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये जो सारे पिगमेंट्स हैं ये सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. सो ऑल द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो दो सिस्टम है इसमें, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करता है, राइट? नेक्स्ट इज दिस लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में जो मेन रिएक्शन सिस्टम है वो है सिंगल एक क्लोरोफिल A. ओके, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं एंटेनी. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. सो दीज आर ऑल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज फोटोन एंड फोटोन इज कमिंग फ्रॉम द सनलाइट एंड इट इज रिएक्शन सेंटर. जो रिएक्शन सेंटर मेनली क्लोरोफिल A से फॉर्म होता है एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा एंड फाइनली वो प्राइमरी एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा, राइट? Next come to the electron transport chain. So electron transport chain or electron transport system is the major event for photosynthesis, right? So क्या होता है photosystem 2 में रेड लाइट दैट में 680 नैनोमीटर की लाइट जब पड़ती है तब ये लाइट को क्लोरोफिल A जो PS2 में रहते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड फाइनली वो दे गेट एक्साइटेड एंड दे जंप इनटू एन ऑर्बिट फार्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस. ओके, सो दैट्स व्हाई एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. सो एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर कंसिस्टिंग ऑफ साइट्रोक्रोम्स, डिफरेंट टाइप्स के साइट्रोक्रोम्स उसमें रहते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज्ड अप नहीं होते हैं. ये इसका काम है बस इलेक्ट्रॉन को एक एक्सेप्टर से दूसरे एक्सेप्टर में पास ऑन कर देना, राइट? सो ऐसे ही पास होते होते दिस इलेक्ट्रॉन कम्स टू PS1.
ओके, नाउ यहाँ पे रेड लाइट जो 700 नैनोमीटर की लाइट्स होती है वो अब्सॉर्ब करता है PS1, एंड इस यहाँ पे भी सेम होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है एंड दे आर आल्सो ट्रांसफर्ड टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल विथ ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल। नाउ हियर ये रेडॉक्स पोटेंशियल की काम बात आ रही है, एंड इट इज मेनली इन द टर्म्स ऑफ योर, आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट दिस redox potential in from your chemistry classes. So the movement of electron is downhill. So हम इसे downhill क्यों बोलेंगे? In terms of oxidation reduction और redox potential scale के जिस तरफ से अगर सोचे, so all the reactions are downhill. So ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, so PS1 का इलेक्ट्रॉन भी PS2 का इलेक्ट्रॉन भी PS1 में आएगा, एंड PS1 खुद भी इलेक्ट्रॉन लाइट अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एक्साइटेड करेगा, एंड फाइनली ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मूव टू डाउनहिल अगेन to form an energy, to form NADPH जो NADP plus को reduce करके form होगा. So they just go to energy rate NADP plus, and finally NADP plus and electron इसको reduce करके NADPH and hydrogen फॉर्म करेगा, राइट. सो इट all the sequence, all the events are in a Z line structure, और इसको अगर हम स्कीमेटिकली डायग्राम को देखें तो ये Z की तरह दिखने में होता है, दैट्स व्हाई द होल इवेंट्स आर इन Z स्कीम, इसको Z स्कीम बोलते हैं. Z की होल इवेंट्स ऑफ ETS आर प्रेजेंट इन Z स्कीम. सो दिस इज द फिगर ऑफ Z स्कीम. यहाँ पे दिस इज फोटो सिस्टम 2 एंड दिस इज फोटो सिस्टम 1. लाइट जब भी फोटो सिस्टम 2 में आती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको एक्सेप्ट करते हैं, एंड फाइनली ये थ्रू ETS दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू PS1 में चला जाता है. अगेन लाइट PS1 में भी आता है, एंड यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको एक्सेप्ट करता है, एंड फाइनली NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट कर देता है. सो दिस इज, एंड दिस इट इज लुकिंग लाइक अ Z, राइट. सो दिस इज लुकिंग लाइक अ Z, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड Z scheme. Okay, so this is first event of light reaction, light absorption, right. Second thing is splitting of water. इसके साथ side by side क्या होता है? Splitting of water होता है, and this water split होने के बाद कार्बन split होने के बाद ऑक्सीजन फॉर्म करता है, 4 हाइड्रोजन आयन फॉर्म करता है, एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है. ओके, सो स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन में 2H2O मॉलिक्यूल विल बी स्प्लिटेड टू 4 hydrogen ion, oxygen gas, and 4 electrons will be released. So ये जो इलेक्ट्रॉन है ये continuous supply देता है PS2 में. That's why it is written here in PS2 that hydrogen water will be splitted, and finally it is go to this PS2. So it will continuously supply electrons to PS2, right. And ये जो है ये associated with PS2 located at the inner side of the membrane of thylakoid. Okay, ये हम क्यों यहाँ पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका बाद में एक इम्पॉर्टेंट रोल है. सो ये जो सारे वाटर स्प्लिटिंग होगा ये थाइलाकॉइड के अंदर के साइड में, इनर साइड में हो रहा है, इनर साइड में रिलीज होके ये वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है, राइट. Next event is, so next is cyclic and non-cyclic photophosphorylation. So what is this? So और सारे living organisms क्या करते हैं? Extract करते हैं solar energy को, and ये oxidizable forms, oxidizable energy के ये जो oxidizable substances में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है, एंड इसको स्टोर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, राइट. सो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके इसको बॉन्ड एनर्जी में स्टोर करके रखता है, राइट. सो द प्रोसेस बाय विच ATP is synthesized, because ATP is the energy currency, right. So ATP is synthesized is called phosphorylation. So what is photophosphorylation? That means synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of light. So that's why living organ जो भी green plants होते हैं उसमें photophosphorylation होता है, right. So जिसमें in the presence of light ATP generate होता है, that's why it is called photophosphorylation. Next come to what is, so when this
PS1, PS2 एंड PS1 वर्क इन अ सीरीज। जब ये सीरीज में ये दो सिस्टम काम करता है, इसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दैट मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फोटो PS2 में से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू PS1 में आएगा, फाइनली NADPH एंड ATP। सो वो जो फिगर Z स्कीम में दिखाई गई है वहां पे ATP मेंशन नहीं है, लेकिन वहां पे ATP भी जनरेट होता है। सो NADPH एंड ATP जनरेट होगा। सो दिस इज नॉन साइक्लिक बिकॉज ये सीरीज में हो रहा है। PS2 एंड PS1 वर्क इन अ सीरीज। ये कहाँ पे होता है? ग्राना लैमेले में। ग्राना मीन्स जस्ट रिमेम्बर जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक स्टैक करके जो फॉर्म करता है स्ट्रक्चर, दैट इज ग्राना। सो ग्राना लैमेले में बोथ PS1 एंड PS2 आर प्रेजेंट। सो यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। नाउ कम टू स्ट्रोमा लैमेली, दैट मीन्स द ग्रानास आर जॉइंड विथ ईच अदर थ्रू स्ट्रोमा लैमेली। वहां पे बस PS1 है, right? So when only PS1 is functional, the electron is circulated within the photosystem. So वहीं पे वो घूमता रहता है and it form a cyclic flow of electron चलता है and it is called cyclic photophosphorylation, right? So it is occurring in stroma lamellae and also stroma lamellae lacks PS2, यहाँ पे PS2 नहीं है and NADP reductase enzymes नहीं है। ये एंजाइम का काम क्या है? NADP को रिड्यूस करना and NADPH फॉर्म करना। देयरफॉर ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली ATP जनरेट होगा, कोई भी NADPH H+ जनरेट नहीं होगा, राइट? सो इट ऑल्सो ऑकर्स जब लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर से भी ज्यादा वेवलेंथ की कोई लाइट जब आता है तब ये PS साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। सो दिस इज द फिगर ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट्स आर कमिंग टू क्लोरोफिल P700 and finally electrons are released. It is accepted by electron acceptor and it is again go through electron transport system and it is come back again to chlorophyll P700, right? And in the meantime ADP plus PI and finally ATP will be generated, right? So this is the figure of cyclic photophosphorylation. Next is केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। सो ये हाइपोथेसिस किसके बारे में है? अबाउट हाउ एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे एटीपी जनरेट होता है, इसके लिए एक हाइपोथेसिस है। सो ये हाइपोथेसिस इज मेनली डिपेंड ऑन प्रोटोन ग्रेडियंट। एक प्रोटोन ग्रेडियंट जनरेट होता है अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, मतलब थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के बाहर एंड अंदर में प्रोटोन की ग्रेडियंट जनरेट होते हैं। प्रोटॉन्स मीन सिंपल H+ आयन। सो प्रोटोन एक्यूमुलेशन होता है इनसाइड द लुमेन, थाइलाकॉइड के अंदर प्रोटोन एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा। व्हाट इज थाइलाकॉइड्स? थाइलाकॉइड्स आर स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जो एक के ऊपर एक ज्वाइन होकर ग्राना फॉर्म करता है, राइट? सो इट इज प्रोटोन एक्यूमुलेशन होता है, H+ आयन इसके अंदर रहता है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्रोटोन एक्यूमुलेशन? मेनली 3 कॉजेज है। नंबर 1, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ऑकर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये तभी हमने पढ़ लिया था कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहा है जो कंटिन्यूअस सप्लाई देता है PS2 में। नंबर 2 इज ऑक्सीजन जनरेट होता है जो लिबरेट हो जाएगा स्टोमेटा से। एंड लास्ट इज हाइड्रोजन आयन जनरेट होता है जो लूमेन के अंदर जो ज्यादा करके ये इक्वेशन हो रहा है। सो दैट मीन्स लूमेन के अंदर ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगी H+ आयन की। नंबर 2 रीजन इज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मेम्ब्रेन के बाहर रहता है, वो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू एन हाइड्रोजन कैरियर। जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक हाइड्रोजन कैरियर को दे देता है एंड दिस हाइड्रोजन कैरियर रिलीज अ प्रोटॉन टू द लुमेन। लुमेन के साइड में एक प्रोटॉन रिलीज कर देता है व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन। जब भी ये हाइड्रोजन प्राइमरी एक्सेप्टर दूसरे किसी को इलेक्ट्रॉन पास करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तब भी वो लुमेन के अंदर एक प्रोटॉन को रिलीज कर देता है। सो ऑल दीज 2 आर द मेन रीजन फॉर जनरेटिंग hydrogen ion concentration, greater hydrogen ion concentration inside the lumen of thylakoid, right? Next is NADP reductase enzyme present on the stroma side. ये जो enzyme है जिसमें NADPH and H+ ion form होता है, ये भी stroma side में thylakoid के ऊपर stroma side में बैठा रहता है and protons are necessary for reduction of NADP+ and H+ are also removed from the stroma. So that's why
वाई, जब भी ये रिएक्शन होता है स्ट्रोमा साइड में, ये H प्लस जो है ये थाइलाकॉइड के अंदर घुस जाता है. सो दैट्स वाई NADP प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन NADPH एंड H प्लस जो फॉर्म होता है ये H प्लस लुमेन के अंदर आ जाता है. सो ऑल दीज आर मेनली गिविंग the high concentration inside the lumen. So these are the three important reasons for protein formation of protein gradient inside the lumen of thylakoid. Right now what happens कि अब क्या है हमारे पास, this is thylakoid membrane, इसके अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन हो गया है, बाहर स्ट्रोमा में कम है. So accumulation of hydrogen ions in the lumen and protons in the stomata is less. ओके, प्रोटोन जो स्टोमा में है वो कम है एंड जो अंदर है वो ज्यादा है. सो इट क्रिएट्स डिक्रीज इन पीएच. जब भी हाइड्रोजन आयन घट जाएगा स्टोमा में, डिक्रीज इन पीएच होगा एंड जो प्रोटोन ग्रेडियंट फॉर्म हुआ है ये दोनों मिलके क्या करे, एक टाइम के बाद ब्रेक डाउन ऑफ दिस प्रोटोन ग्रेडियंट ऑकर. सो ये प्रोटोन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड इट लीड्स टू एटीपी सिंथेसिस. हाउ? बिकॉज प्रोटोन ग्रेडियंट जब भी ब्रेक डाउन होगा, इट इज मेनली डन बाय द मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा. सारे हाइड्रोजन आयन सब स्ट्रोमा की तरफ लीक करके आ जाएगा बाय CF0. नाउ व्हाट इज CF0? A particular enzyme which is mainly doing the ATP synthesis is called ATP synthase enzyme. Now ATP synthase enzyme का दो सब यूनिट है. नंबर वन इज CF0 जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रहता है एंड ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल फॉर्म करता है. एंड CF1 जो प्रोट्रूड होता है स्ट्रोमा के तरफ. राइट, सो ये जो प्रोटोन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया, फिर ये ब्रेक डाउन हो गई, तो सारे जो प्रोटॉन्स हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स के थ्रू स्ट्रोमा में आ जाएगा. Right, and this will give some energy and this energy is mainly change the conformation of CF1. ये इसके थ्रू जो energy release होगा ये conformation change कर देगा CF1 की and it will lead to ATP synthesis. Right, so this is the chemi-osmotic hypothesis and इसमें 4 requirement है this procedure के लिए. या membrane is thylakoid membrane. A proton pump, that means transmembrane channel is the proton pump which is mainly done by CF0. A proton gradient जो generate होगा lumen के अंदर and ATP synthase enzyme जो form करेगा ATP. Now ये whole procedure में energy use होता है कब? To pump hydrogen ion across the membrane to create a gradient. Gradient create करने के time energy use up हो जाता है and energy release कब होगा? ATP synthesis allows diffusion of protons back across the membrane and release energy. So जब leak होगा protons ions, तब जो energy release होगी वही change करे, conformation change करेगा CF1 सब unit की and ये activate कर देगा ATP synthesis को जो ATP synthesis करेगा. Okay, so this is chemi-osmotic hypothesis and जो ATP generate होगा वो immediately biosynthetic reactions के through यूज हो जाएगा स्ट्रोमा के अंदर. सो किस काम में आएगा ये एटीपी? फॉर फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर. राइट, सो दिस इज द होल फिगर of this. So this is PS2 and this is PS1. So this is stroma and this is a thylakoid membrane and here क्या होता है कि light energy आया PS2 में, oxidation of water हुआ, यहाँ पे plus to quinone plus to cyanine, these are all important ingredients. Cytochrome B6 is they are the members of electron transport chain. So ये electron transport होगा and ये also PS1 है. जो PS2 की जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू आ जाएगा PS1 में एंड ये खुद भी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एंड फाइनली ये रिड्यूस कर देगा NADP को NADPH में. राइट, सो दिस इज द लुमेन. यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर्म होता है जहाँ पे अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन है एंड बाहर स्ट्रोमा में बहुत कम है. सो क्या होगा? सो दिस इज ATP सिंथेज एंजाइम. इसके CF0 मेम्ब्रेन में है, CF1 बाहर की तरफ है. जब इसका प्रोटॉन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन यहाँ से लीक हो जाएगा एंड ATP सिंथेसिस सिंथेज एंजाइम की CF की कंफर्मेशन चेंज कर देगा जो एक्टिवेट कर देगा एंजाइम को एंड इस तभी ADP प्लस PI
जुड़ के एटीपी फॉर्म करेगा. सो दिस इज द होल थिंग ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, राइट. नाउ ये व्हाट आर द प्रोडक्ट्स आर फॉर दिस लाइट रिएक्शन. सो एटीपी जनरेट होगी, NADPH होगा, ऑक्सीजन होगी, जो ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट हो जाएगा थ्रू स्टोमाटा, एंड एटीपी एंड NADPH जो फॉर्म होगा एट द एंड ऑफ लाइट रिएक्शन, ये यूज हो जाएंगे सिंथेसिस ऑफ फूड के लिए, राइट. सो ये जो सिंथेसिस ऑफ फूड है, दिस ऑल आर कमिंग अंडर डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ दिस क्विक रिविजन ऑफ दिस वीडियो. एंड डार्क रिएक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे. सो इफ यू मिस माई अदर वीडियोज, सो डू प्लीज वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज, please do subscribe to Epistasis. Till then, take care and bye bye.